कहानी की शुरुआत एक मिस्टीरियस एंटिटी से होती है जो हमें एक खास व्हाइट ऑर्ब के बारे में बताती है जिसे धरती पे भेजा गया है। यह ऑर्ब किसी भी चीज का रूप ले सकता है। शुरुआत में यह ऑर्ब एक चट्टान में बदल गया और मौसमों के बदलने के बावजूद एक ही जगह पड़ा रहा। बहुत समय बाद यह एक घायल और मरते हुए भेड़िए के संपर्क में आया। इस ऑर्ब ने भेड़िए की फॉर्म को अपना लिया, उसकी चोटों को ठीक किया। अब यह एक भटकते हुए भेड़िए के रूप में लाइफ के बारे में जानने लगा है। इसके बाद हमें हमारे एमसी फूजी से मिलवाया जाता है। वो एक छोटा लड़का है जो बर्फ से ढके एक छोटे से गांव में रहता है। कहानी शुरू होती है जब फूजी 2 महीने बाद अपने प्यारे भेड़िए से मिलता है। फूजी उसे अपने घर ले जाता है और उसे कुछ टेस्टी खाना खिलाता है। फूजी का भेड़िया मर चुका है और ये भेड़िया ऑर्ब है घर के अंदर। वह भेड़िया पहली बार गर्मी, खाना और स्मेल का अनुभव करता है। यह सब कुछ उसके लिए नया और अमेजिंग होता है। अगली सुबह फूजी और भेड़िया लकड़ी इकट्ठा करने के लिए बाहर जाते हैं। हमें यह पता चलता है कि इस गांव के बाकी लोग बहुत समय पहले एक अच्छे जगह की तलाश में गांव छोड़कर चले गए थे। वो लोग इस जमी हुई जगह से बाहर निकलना चाहते थे। साथ ही यह भी पता चलता है कि फूजी को भी गांव छोड़ने का मौका मिला था, लेकिन जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसका भेड़िया उसे रोक लेता है। उसके परिवार ने उसे कहा कि वो गांव में रहकर बुजुर्गों की देखभाल करे। उन्होंने वादा किया था कि जब वे उस जगह पहुंच जाएंगे जिसे वो लोग पैराडाइज कहते थे, तो वे फूजी के लिए गिफ्ट्स लेकर वापस आएंगे। फूजी बताता है कि उसकी दादी और बाकी रिश्तेदार जिंदा नहीं बच पाए, इसलिए अब गांव में सिर्फ वही अकेला बचा है। इसी बीच अचानक कुछ रस्सियां जो पास की एक कुटिया से जुड़ी थीं, अचानक तेजी से हिलने लगती हैं। यह देखकर फूजी तेजी से दौड़ते हुए वहां जाता है, यह सोचते हुए कि शायद अंदर कोई है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो जगह पूरी तरह खाली है। उसे ये भी समझ आ जाता है कि रस्सी इसलिए हिल रही थी क्योंकि एक मछली उस रस्सी में फंस गई थी। यह खबर उतनी बुरी नहीं थी क्योंकि अब उसके पास एक अच्छा खाना था। इसके बाद फूजी उस मछली को थोड़ा बचा कर रखता है और बाकी मछली को पकाने के बाद अपने प्यारे दोस्त के साथ खाता है। भेड़िया, जिसको इस नए शरीर में जीने का एक्सपीरियंस नहीं था, उसे खाना कैसे खाना है यह सीखने के लिए लड़के की मदद की जरूरत पड़ती है। फूजी भेड़िया, जिसका नाम जुआन है, उसे बताता है कि वो इस जगह से बाहर निकलना और दुनिया को देखना चाहता है। इसके बाद फूजी और उसका भेड़िया जर्नी शुरू करने की तैयारी करते हैं। वो चेक करता है कि उनके पास रास्ते के लिए सभी जरूरत के सामान हैं या नहीं। फिर फूजी और उसका भेड़िया अपने घर को छोड़ने का फैसला करते हैं उस पैराडाइज की तलाश में जिसके बारे में उन्होंने अपने परिवार और गांव वालों से सुना था। रास्ते में बर्फीली जमीनों को पार करते हुए फूजी बताता है कि उसके चाचा ने कहा था कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे दक्षिण की ओर बढ़ना होगा, एक ग्रेट माउंटेन तक पहुंचना होगा और उसे पार करना होगा। जर्नी के दौरान फूजी एक साइन देखता है जिसे दूसरे लोगों ने छोड़ा था, जो लोग भी पैराडाइज की ओर जा रहे थे। यह देखकर खुशी की उम्मीद बढ़ती है और वो काफी खुशी हो जाता है। इसके बाद खुशी और उसका भेड़िया दिन के समय बर्फीली जमीनों को पार करते हैं और रात में कैंप लगाकर आराम करते हैं। आगे की जर्नी में एक टाइम ऐसा आता है जब फुशी एक छोटा पेड़ देखता है। वो उस पेड़ से कुछ टहनियां तोड़ता है ताकि उन्हें वो जलाने के लिए यूज कर सके। तभी वह अचानक एक और साइन देखता है जो लोगों ने छोड़ा था। इसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और तेजी से उसकी ओर जाने लगता है। फूजी चलते समय बर्फ के टूटने की वजह से फिसल जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है, लेकिन चोट लगने के बाद भी वह आगे बढ़ता रहता है। रात के समय जब वो कैंप लगाते हैं तो फुशी अपनी चोट का इलाज करता है। इन पलों में भेड़िया सिर्फ उसे देखता रहता है। इसके बाद वो दोनों अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं। आने वाले दिनों में उन्हें खराब मौसमों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। भले ही वो यह जानते हैं कि अभी तक कोई भी उस पैराडाइज से वापस नहीं आया है। एक टाइम ऐसा आता है जब फुशी एक साइन देखता है जिसे काट दिया गया है। इसके पास एक पुराना कैंप और कुछ कब्रें मिलते हैं जो उसके गांव की कब्रों की तरह दिख रहे थे। यह देखकर फुशी टूट जाता है। वह जमीन पर गिर जाता है और आंसुओं में डूबा हुआ वह भेड़िए से कहता है कि उसे विश्वास दिलाए कि वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे एहसास होता है कि वो अब तक अपने आप से ही बात कर रहा था। इसके बाद फुशी अपने दोस्त को गले लगाता है और अपने घर वापस जाने का डिसाइड करता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अपने गांव की ओर लौटते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। फुशी की चोट और भोजन की कमी उनकी सिचुएशन को और खराब कर देती है। जब वो दोनों गांव पहुंचते हैं तो फुशी देखता है कि उसकी चोट और भी सीरियस हो गई है और फुशी को बुखार भी हो जाता है, जिस वजह से वो इतना कमजोर हो जाता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फुशी यह सोचता है
कि सब खत्म हो गया है और वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपनी आखिरी सांस लेते वक्त एक कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है। वो जुआन को कहता है, मेरे मरने के बाद मुझे भूल मत जाना मेरे दोस्त। और फिर वो मर जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। यह देख जुआन उसके पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक जुआन में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह फुशी की फिजिकल फॉर्म में बदल जाता है। जुआन अपने दोस्त का डेड बॉडी वही छोड़ देता है और इस नए शरीर का यूज करते हुए जुआन उस जगह को छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फुशी अपने मरे परिवार और दोस्तों के साथ परलोक में मिलता है। इस बीच जुआन, जो अब फुशी का फिजिकल फॉर्म लिए हुए है, नई चीजों को एक्सप्लोर करने और जीवन के उद्देश्यों की खोज में निकल पड़ता है, जैसा कि फुशी करना चाहता था। लेकिन जुआन को ह्यूमन बॉडी के बारे में पता नहीं था। उसे नहीं पता था कि ह्यूमन बॉडी की बेसिक जरूरतें कैसे पूरी करें, इसलिए वो जल्द ही मर जाता है। लेकिन वो इमॉर्टल है, इसलिए मौत का मतलब उसके लिए वो नहीं था जो बाकी लोगों के लिए होता है। कुछ समय बाद वो फिर से जिंदा हो जाता है और अपनी जर्नी जारी रखता है। वो बार बार मरता और फिर से जिंदा होता है, लेकिन वो बर्फीले जगहों को पार कर लेता है। इसके बाद वो कुछ दिनों बाद मार्च से मिलता है। वो एक छोटी लड़की है जो कि निनाना ट्राइब से है। मार्च का सपना है कि वो बड़ी होगी और माँ बनेगी। जुआन उसे तब देखता है जब मार्च परोना नाम की एक लड़की के साथ खेल रही होती है। परोना मार्च की देखभाल करती है। इसके बाद मार्च अपने माता पिता के साथ घर जाती है। घर पहुंचने के बाद मार्च अपने माता पिता से अपने बड़े होने की इच्छा के बारे में बात करती है। इसके बाद हम परोना को धनुष और तीर चलाने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। हालांकि वह इसमें बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ के लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि उन्हें इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद परोना मार्च से मिलती है और एक आवाज सुनने के बाद दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। मार्च और परोना को जंगल में हयासे नाम की एक लड़की और कुछ गार्ड्स का एक ग्रुप मिलते हैं। वो लोग उन्हें रोक देते हैं। हमें पता चलता है कि यह एक स्पेशल रिचुअल से संबंधित है। इस रिचुअल में गांव की एक लड़की को बलि के रूप में चुना जाता है। यह रिचुअल यनोमे देश से आए लोग परफॉर्म करते हैं। इस रिचुअल को निगुमा देवता के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस वजह से परोना मार्च को वहां से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और एक बूढ़ी महिला यह डिसाइड करती है कि बलि के लिए किस लड़की को चुना जाएगा। बुजुर्ग महिला मार्च की ओर कुछ सेकंड तक देखती है और फिर वो उसे ही बलि के लिए चुन लेती है। इसके बाद मार्च और उसके माता पिता को एक रूम में ले जाया जाता है। वहाँ मार्च के माता पिता रोते हैं और अपनी बेटी को गले लगाते हैं क्योंकि यह शायद आखिरी बार होगा जब वो उसे देखेंगे। मार्च को इस बात का पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मार्च को हयासे समझाती है। वो बताती है कि उसे पहाड़ पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा और वहाँ ओनिगुमा उसे मार डालेगा। यह सुनकर मार्च को समझ में आता है कि उसे मरना होगा, इसलिए वो चिल्लाने और प्रोटेस्ट करने लगती है। वो हयासे को अपने छोटे छोटे हाथों से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे ऐसा करने से रोकते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मार्च को हयासे और उसके गार्ड्स के निगरानी में रखा जाता है। एक समय पर हयासे उसे समझाती है कि अगर वो भागने की कोशिश करती है तो वो लोग किसी और लड़की को बलि के लिए चुन लेंगे। ये सुनकर मार्च भागने का विचार अपने मन से निकाल देती है। अगली सुबह गार्ड्स का ग्रुप मार्च को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग मार्च को मरने के फायदे बताते हैं, लेकिन मार्च उनके बातों पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसे मरना नहीं था। तभी मार्च को भागने का मौका मिलता है। वह एक चट्टान से नीचे कूदने का सोचती है। उसी समय किसी का एक तीर आकर हयासे को लगती है और उसे घायल कर देती है। इसके बाद एक अजनबी व्यक्ति गार्ड्स पर हमला कर देता है, जिससे मार्च को भागने के लिए काफी समय मिल जाता है। मार्च वहां से भागने लगती है और एक चट्टान से फिसलकर एक छोटे से तालाब में गिरती है। वो अपना चेहरा साफ करती है, लेकिन अचानक वह एक अजीब सा कटा हुआ आंख देखती है। यह आंख जुआन का होता है। जैसे ही वह उस आंख को छूती है, जुआन का शरीर धीरे धीरे रिजेनरेट होने लगता है। उसी समय गार्ड्स मार्च को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग जुआन को रिजेनरेट होते हुए देखते हैं, वो लोग डर कर भाग जाते हैं। मार्च भी डर जाती है, लेकिन उसका डर तुरंत गायब हो जाता है जब वह देखती है कि जुआन पूरी तरह से रिजेनरेट हो चुका है। इसके बाद जुआन चुपचाप खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है। मार्च भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। दूसरी ओर हयासे ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि परोना थी, जो मार्च को बचाना चाहती थी। परोना ने हड्डियों के नकली टुकड़े तैयार किए थे ताकि वो गांव वालों को धोखा दे सके और उन्हें विश्वास दिला सके कि मार्च बलि में मारी गई। इसी बीच डरे हुए गार्ड्स अपने ग्रुप के पास वापस लौट आते हैं और सभी को कहते हैं कि मार्च की जगह किसी और लड़की को बलि के लिए चुना जाना चाहिए।
मार्च के भागने की वजह से हयासे बहुत गुस्से में आ जाती है और खुद ही उसे खोजने के लिए जाने लगती है। लेकिन जैसे ही उसके गार्ड्स एक मॉन्स्टर को देखने के बारे में उसे बताते हैं, वो रुक जाती है। दूसरी ओर मार्च जुआन के साथ चल रही होती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। कुछ समय बाद चलते चलते जुआन एक पेड़ पर नजर डालता है। यह देखकर मार्च पेड़ से एक नाशपाती तोड़ती है और उसे जुआन को देती है। जुआन नाशपाती को बहुत ही जंगली तरीके से खा लेता है, बिल्कुल एक जानवर की तरह। यह देखकर मार्च काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो उसे सिखाने की कोशिश करती है कि फल कैसे खाया जाता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उसे सिखा नहीं पाती है। हालांकि छोटी सी मार्च परेशान होने के बावजूद हार नहीं मानती है और वो फल जुआन की ओर फेंकती रहती है और साथ ही उससे बात करने की कोशिश करती रहती है। कुछ समय बाद इतने सारे नाशपाती खाने के वजह से जुआन को नींद आ जाता है और वो वहीं सो जाता है। यह देखकर मार्च भी वहीं सो जाती है। मार्च को एक भयानक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर 2 छोटी लड़कियों को खा रहा है, जिन्हें बलि के लिए नहीं चुना गया था। इस सपने की वजह से मार्च खुद को दोषी महसूस करती है कि वो भाग गई। यही सोचते हुए सुबह उठकर वह वहां से चली जाती है। सुबह जब जुआन जागता है, वो मार्च के पीछे पीछे चलने लगता है। मार्च उसे फिर से पेड़ से नाशपाती तोड़ के खाने के लिए देती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि खाना अपने हाथों में पकड़ के खाया जाता है। हालांकि फुशी अब भी न तो बोलता है और न समझता है। इसके बाद मार्च उसके लिए एक नाम सोचती है और वो उसका नाम इनमो रख देती है। दूसरी ओर पारोना गार्ड्स से बचने की कोशिश कर रही होती है। वो एक छोटा सा छिपाया हुआ चाकू निकालती है। तभी अचानक एक बहुत बड़ा भालू जैसा मॉन्स्टर वहां आ जाता है। यह देखकर गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं। गार्ड्स के हमले से उस भालू जैसे मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है। वो मॉन्स्टर कई गार्ड्स को कच्चा चबा जाता है। यह देखकर सब वहां से भाग जाते हैं। परोना उसके हाथों में बंधे रस्सी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो भालू जैसा मॉन्स्टर उस पर हमला करने के इरादे से उसके काफी करीब आ जाता है। लेकिन ठीक जब वो उसे मारने ही वाला होता है, परोना अपने हाथों के रस्सी को खोलकर वहां से भागते हुए एक तीर से उस पर हमला करती है। हालांकि परोना भागते भागते एक खाई में गिर जाती है। लकीली खाई के नीचे के पेड़ों ने उसे बचा लिया और वह उसी तालाब में जाकर गिरती है जहां मार्च गिरी थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्च और इनमो को हयासे और उसके गार्ड्स ने ढूंढ लिया है। मार्च इनमो को एक नाशपाती देती है और बाय करके ग्रुप के साथ चली जाती है। उसी समय परोना मार्च को ढूंढने के लिए भागती हुई नजर आती है। अचानक से वो इनमो से टकराते टकराते बचती है। वो उससे मार्च के बारे में पूछती है, लेकिन इनमो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए उसे देखता है, फिर वो चुपचाप आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर हयासे मार्च को काले रंग के बॉक्स जैसी एक चीज खाने के लिए फोर्स करती है। इसके बाद हयासे मार्च से पूछती है कि वो किसके साथ थी। मार्च जवाब देती है कि वो केवल एक ट्रैवलर था। यह सुनकर गार्ड्स में से एक गुस्से में बोल उठता है कि वो वही मॉन्स्टर था जिसे उन्होंने पहले देखा था। उसी समय वो गार्ड जो पारोना की निगरानी कर रहा था अपने ग्रुप को ढूंढ लेता है। वो सबको बताता है कि एक भालू जैसा मॉन्स्टर उनके तरफ आ रहा है। सिचुएशन को देखते हुए हयासे फैसला करती है कि उन्हें एक दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। फिर हमें यह पता चलता है कि मार्च को जो खाने के लिए दिया गया था वह असल में उसे सुलाने के लिए दिया गया था, ताकि वो सफर के दौरान शांत रह सके। जैसे ही मार्च सो जाती है, वो लोग सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के टाइम हम देखते हैं कि वो लोग मार्च को बलि के लिए तैयार कर रहे हैं और उसकी चेहरे पर रंग लगाते हैं। जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वो पिछले बलि के बॉडी से हड्डियां इकट्ठा करते हैं। फिर वो इन हड्डियों के ऊपर मार्च को रखकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। इसके बाद जब वो लोग वहां से जाने ही वाले होते हैं, वो लोग जंगल में एक जोरदार आवाज सुनते हैं और इसलिए वो लोग रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि दीवार को तोड़ते हुए वो भालू जैसा मॉन्स्टर अंदर आ जाता है। हयासे उसे देखकर बताती है कि ये कोई और नहीं बल्कि ओनिगुमा है, लेकिन वो लोग ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसी टाइम परोना दौड़ते हुए सामने से गुजरती है और मार्च को बचाने की कोशिश करती है। गार्ड्स परोना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हयासे उन्हें रोक देती हैं। हयासे कहती हैं कि इस तरह ओनिगुमा को डबल बलि मिलेगा। परोना मार्च को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं क्योंकि ओनिगुमा उसे एक झटके के साथ उड़ाते हुए दूर फेंक देता है। यह देखकर हयासे और उनके गार्ड्स वहां से चले जाते हैं, यह सोचते हुए कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। वो लोग दोनों को अंदर छोड़ देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन तभी वहां इनमो पहुंच जाता है। ओनिगुमा ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हुए इनमो को चबाकर थूक दिया। इसके बाद इनमो अपने बॉडी को रीजेनरेट करता है
और एक भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओनिगुमा के ऊपर अटैक कर देता है। उसे फाइट के बीच काफी चोट लगती है, लेकिन वो जल्दी ही अपने चोटों को हील कर लेता है और काफी मुश्किल से ओनिगुमा को हरा देता है। इसके बाद हयासे मार्च के पास आती है और उसके हाथों की रस्सी को काटकर उसे फ्री कर देती है। मार्च अब जाग चुकी थी। हयासे पारोना और मार्च से कहती हैं कि वो यहीं मर सकते हैं या फिर उनकी जाति के पास आकर उनके साथ रह सकते हैं। वो यह भी कहती है कि वो इस घटना को ऐसा मानेंगे जैसे कि बलि सफल रहा हो। यह सुनकर पारोना उसकी बात मान लेती है। कुछ देर बाद जैसे ही वो भेड़िए की प्रेजेंस को महसूस करती है, मार्च उसे एक नाशपाती खाने के लिए देती है। वह फल को बिना सोचे समझे खा जाता है। इसके बाद जर्नी के टाइम हम देखते हैं कि पारोना को एक बुरा सपना आता है जिसमें हमें उसके पास्ट को दिखाया जाता है। वह और उसकी बहन बलि के लिए चुनी गई थी। वह अपनी बहन को धोखा देती है ताकि वह गांव से दूर रहे और उसे जंगल में छिपे एक गुफा में ले जाती है। वो बाद में वापस अपने गांव लौट आती है और बलि के चयन के बाद पता चलता है कि उसकी बहन को बलि के लिए चुन लिया गया था। उसने भागने की कोशिश की थी लेकिन पकड़ी गई और उसे जलाकर मार डाला गया। इसके बाद पारोना जाग जाती है और अगले दिन सुबह उसे मार्च और इनमो तीनों को ये पता चलता है वो लोग उसी बुढ़िया के साथ जा रहे हैं जिसने मार्च को बलि के लिए चुना था। जब पारोना ने यह पूछा कि वो उनके साथ उसी डिब्बे में क्यों थी, तो उसने उन्हें बताया कि वो एक अपराधी है। इसके बाद वो पारोना को हयासे की असली इंटेंशन के बारे में बताती है। वो बताती हैं हयासे कि असली इंटेंशन निनाना की जमीन पर कब्जा करना है। निनाना वो जगह है जहां मार्च रहती है। वो बताती है कि बलि तो बस उन्हें इस रिचुअल के नाम पर डोमिनेट करना है सच्चाई। जानने के बाद पारोना नफरत और गुस्से से भर जाती है और वो इस बलि के रिचुअल को खत्म करने का सोचती है, क्योंकि गांव की निर्दोष लड़कियां बिना किसी कारण के मर रही हैं। जिस पर वो बुढ़िया कहती है कि यह करना पारोना के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि निनाना के लोग बहुत पुराने विचारों वाले हैं और कोई और तरीका नहीं है जिससे उन्हें यह समझाया जा सके कि उनका देवता ओनिगुमा मर चुका है। इसके बाद वो लोग एक छोटे से तालाब के पास पहुंचते हैं जहां सब लोग नहाते हैं और यहाँ इनमो जैसे ही पानी पीता है उसे फुशी की याद आती है और वो अपने पहले वाले फुशी के बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर मार्च बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाती है। फिर वो सभी से कहती है कि इसका नाम इनमो है और इसका बिहेवियर बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा है और उसने तय किया है कि वो उसकी माँ बनेगी। इसके बाद सभी लोग अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं और कुछ समय बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग अपने डिब्बे से बाहर उतरते हैं, उन्हें कपड़े दिए जाते हैं और उन्हें अपने नए घर यानोम नाम के एक टाउन में उनका वेलकम किया जाता है। इसके बाद वो तीनों ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि यहाँ काफी अलग अलग टाइप के डिशेस मिलती हैं और वो लोग इतने सुंदर टाउन को देखकर भी काफी हैरान होते हैं। वो लोग हयासे को इसके लिए थैंक्स कहते हैं। कुछ समय बाद मार्च को रियलाइज होता है कि अब वो अपने माता पिता के साथ नहीं है। यह रियलाइज होने के बाद मार्च काफी दुखी हो जाती है। मार्च बहुत उदास हो जाती है, इसलिए कुछ समय बाद वो अपने माता पिता को एक लेटर भेजने की कोशिश करती है। हालांकि उसे लिखना नहीं आता है और वो अपने घर का पता भी नहीं जानती है, जिससे यह काम काफी मुश्किल हो जाता है। फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी और एक लेटर भेजने के लिए मार्च ने अपने हाथ की छाप को एक कागज पर लिया। पारोना ने उस कागज को संभालकर अपने पास रख लिया, यह सोचकर कि वो इसे बाद में भेजने की कोशिश करेगी। इसके बाद हयासे उन्हें खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती है जहां वो सभी ऐसी डिशेस खाते हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। सब लोग खाने और बातें करने में बिजी हो जाते हैं। हालांकि जैसे ही उन्होंने खाया और आराम किया, मार्च और बाकी सब अचानक बेहोश हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें खाने में नींद की गोली दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमो एक डंजन में जागता है जहां उसके सामने हयासे खड़ी होती है और वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को अपने प्लान के बारे में बता रही होती है। वह कहती है कि क्योंकि इनमो ने ओनिगुमा को हराया है और वो इमॉर्टल है, इसलिए वो उसकी इस पावर के बारे में जानना चाहती है। इसके लिए वो कुछ कैदियों को इनमो को मारने के लिए उन्हें ऑर्डर देती है, यह वादा करते हुए कि इसके बाद उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। पहला कैदी इनमो पर अटैक करता है, लेकिन सभी यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि इनमो तुरंत अपनी सभी चोटों को हील कर लेता है। इसके अलावा वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपने हाथों से एक भाला बनाता है और उस पर अटैक करने वाले को घायल कर देता है।
इसके बाद दूसरा कैदी और गार्ड मिलकर इनमो पर कई बार अटैक करते हैं, जिससे वह भेड़िए में बदल जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन हयासे उसे भागने से रोक देती है और उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। इसके बाद इनमो को मार्च के डंजन में डाल दिया जाता है, जहां मार्च उसकी पीठ से तीर निकाल देती हैं। इसके तुरंत बाद यह पता चलता है कि परोना भी एक डंजन में बंद है, जो मार्च और इनमो की डंजन के ठीक ऊपर है। परोना मार्च की आवाज सुनती है और उससे तीर देने के लिए कहती है। परोना नीचे एक कपड़े की रस्सी फेंकती है और मार्च उसमें एक तीर बांध देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओनिगुमा के शरीर को पास के एक कमरे में ले जाया जाता है। जैसे ही इनमो उठता है, वो जमीन में एक छेद खोदना शुरू करता है, जिससे वो मार्च के साथ जेल से बाहर निकल जाता है और उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां ओनिगुमा को रखा गया है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, मार्च को ओनिगुमा के शरीर में लगी तीरें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर मार्च को बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो तीरें निकालने की कोशिश करती है। बहुत मुश्किल से वो एक तीर निकाल पाती है। तभी उसी वक्त वहाँ हयासे 2 गार्ड्स के साथ आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हयासे के ग्रुप में ऐसा कोई नहीं है जो ओनिगुमा की देखभाल कर सके। इसलिए जब वो देखती है कि मार्च और इनमो उसके करीब जा सकते हैं, तो वह उन दोनों का फायदा उठाने का सोचती है और दोनों को ओनिगुमा को देखने और उसकी देखभाल करने का काम देती है। इसके बाद मार्च और इनमो को उनकी डंजन में वापस भेज दिया जाता है, जहां मार्च परोना को पूरी घटना बताती है। परोना यह सुनकर चौंक जाती है, लेकिन उसने पहले से ही वहां से भागने का प्लान बना लिया है। उसकी प्लान में वो उस बुढ़िया की मदद लेगी जो उनके साथ उनके डिब्बे में आई थी। एक गार्ड को खत्म करके उसका ड्रेस लेने के बाद वो मार्च और इनमो दोनों को आजाद करके ओनिगुमा की आंखें और उसकी खाल को सबूत के तौर पर अपने साथ अपने गांव ले जाएगी, ताकि वो अपने गांव के लोगों को यह साबित कर सके कि ओनिगुमा मर चुका है। इसके बाद काफी दिन बीतते हैं और हम देखते हैं कि ओनिगुमा की चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ओनिगुमा की देखभाल करते करते मार्च उससे काफी जुड़ जाती है और उसे ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है। कुछ दिनों बाद ओनिगुमा को यहाँ से एक दूसरे जगह ले जाया जाएगा, इसलिए परोना अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का सोचती है। परोना अपने प्लान के हिसाब से अपनी खिड़की से नीचे नामती है। मार्च के खिड़की तक जाने के लिए वो एक स्टेक के साथ खुद को लैस करके और एक रस्सी का यूज करते हुए धीरे धीरे नीचे नामती जाती है। पर नीचे नामते टाइम उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने लगती है, लेकिन रस्सी उसे बचा लेती है। पर रस्सी कमजोर होने के वजह से जल्दी टूट जाती है। इतने टाइम में वो काफी नीचे आ गई थी, इस वजह से वो बच जाती है। लेकिन उस जगह की निगरानी एक गार्ड कर रहा होता है। गार्ड परोना को देखकर उसकी ओर बढ़ता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। परोना को काफी छोटे लगी थी, फिर भी वो अपने आप को संभालती है। वो गार्ड को हराने के लिए अपनी छिपी हुई हथियार का यूज करती है और गार्ड को हरा देती है। इसके बाद वो उसकी ड्रेस को पहन लेती है और मार्च और इनमो को उनकी डंजन से आजाद करने के लिए उनके पास पहुंच जाती है। वो उन दोनों को उस बुढ़िया के पास ले जाती है। परोना उस बुढ़िया को कहती है कि वो इनमो और मार्च के साथ किनारों के रास्ते से किसी सेफ जगह पर जाए। इस बीच वो ओनिगुमा के शरीर के हिस्सों को काटने के लिए जाती है, ताकि वो गांव वालों को ये बता सके कि ओनिगुमा मर चुका है। हालांकि मार्च उसे देख लेती है और परोना पर इसके लिए बहुत गुस्सा हो जाती है। परोना सिचुएशन को संभालने के लिए मार्च को एक खिलौना देती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्च को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और गुस्से में वो उस खिलौने को दूर फेंक देती है। इसके बाद परोना उसे समझाने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि ओनिगुमा ने निनाना की लड़कियों को बचाने के लिए अपनी जान दी है, लेकिन मार्च उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। परोना मार्च से कहती हैं कि वो अभी एक छोटी बच्ची हैं, इसलिए उसे ये सब समझ नहीं आएगा। परोना की ये बात सुनकर मार्च दुखी हो जाती है। मार्च को उदास देखकर परोना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बातों को वापस लेने की कोशिश करती है। थोड़ा सोचने के बाद परोना ओनिगुमा को पीछे छोड़कर सबके साथ जाने का डिसाइड करती है। वो सोचती है कि वो किसी और तरीके से गांव वालों को यह समझाएगी कि यह बलि का रिचुअल इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद सभी लोग सेफली बच निकलते हैं और एक गाड़ी ले लेते हैं, जिससे वो अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर लौटते टाइम ग्रुप को कई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, जैसे कि गाड़ी का टकराना और एक छोटा सा आग लगना। इन प्रॉब्लम्स के साथ डंजन के गार्ड्स और हयासे ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। हयासे और गार्ड्स इनमो को उन्हें सौंपने की मांग करते हैं, यह कहते हुए कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो उनकी जान बख्श देंगे, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। इसके बाद उन्हें गार्ड्स के अटैक को रोकने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। वो लोग गार्ड्स के अटैक को रोकने में सफल होते हैं, लेकिन यह छोटी मार्च को बचाने के लिए काफी नहीं होता है। गार्ड्स से फाइट करते टाइम परोना को हयासे का एक तीर लगने ही वाला होता है,
पर मार्च बीच में आ जाती है और तीर मार्च को लग जाती है। यह देखकर इनमो गुस्से से भड़क उठता है। वो चलती गाड़ी से कूदकर सीधे हयासे पर हमला कर देता है। हालांकि हयासे उसे रोकने के लिए उस पर तीर चलाती है, लेकिन जैसे ही तीर इनमो को लगता है वो अपने आप को बदलने की पावर का यूज करता है और विशाल ओनिगुमा का रूप ले लेता है। उस फॉर्म में वो हयासे के ऊपर एक जबरदस्त हमला करता है। इस बीच परोना मार्च को बचाने की कोशिश करती है। वो उसे गाड़ी के अंदर ले जाती है, उसके जख्मों को बांधने की कोशिश करती है और उसे जिंदा रखने के लिए उसकी हिम्मत बढ़ाती है। इससे मार्च थोड़ी शांत हो जाती है। हालांकि परोना की सारी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद मार्च अपनी आखिरी सांस लेती है। मार्च की मौत से टूट चुकी परोना गाड़ी से कूद जाती है। मार्च के छोटे से शरीर को अपने हाथों में लिए हुए वह जमीन पर जोर से गिरती है। परोना इनमो की तलाश में निकलती है। इनमो अपनी नई पावर का यूज करके हर तरफ तबाही मचा रहा था। वह गार्ड्स से लड़ रहा था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। जैसे ही परोना उसे ढूंढती है, वह उससे लड़ाई रोकने के लिए कहती है। वह कहती है कि अब और लड़ाई करना जरूरी नहीं है। इनमो उसकी बात मानता है और वो फूसी के फॉर्म में वापस आ जाता है। इसके तुरंत बाद परोना हयासे को देखती है, जो बुरी तरह घायल थी और उसके गाड़ी के टुकड़े चारों ओर फैले हुए थे। परोना जमीन पर पड़ी एक टूटी हुई चाकू उठाती है और हयासे के पास जाती है। वो मार्च के साथ बिताए पलों के बारे में सोचती है। इससे वो बहुत दुखी हो जाती है। उसी समय मार्च की आत्मा ये सब देख रही होती है। वो परेशान होकर परोना के पास आती है और अपने डेड बॉडी को उसके हाथों में देखती है। मार्च को रियलाइज होता है कि अब वो मर चुकी है। इससे वो बहुत दुखी हो जाती है और वो परोना के सामने रोने लगती है। इसके बाद परोना के रियल इंटेंशन सामने आते हैं। वो कहती है कि उसके अंदर इस सच्चाई के साथ जीने की ताकत नहीं है और वो अपने लाइफ को खत्म करना चाहती है। मार्च की आत्मा परोना को रोकने की कोशिश करती है। मार्च इनमो के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो परोना की जान बचाए। इनमो परोना के हाथ से चाकू खींचकर हटा देता है। इसके तुरंत बाद गार्ड्स का एक ग्रुप वहां पहुंचता है और उन पर अटैक कर देता है। इसलिए इनमो तुरंत ओनिगुमा के रूप में बदल जाता है और वो परोना को अपने साथ उठाकर गार्ड से बचते हुए वहां से भाग निकलता है। कुछ समय बाद दोनों सेफली परोना के गांव पहुंचते हैं। गांव वाले परोना को जिंदा और ओनिगुमा के साथ देखकर हैरान थे। ओनिगुमा के बीच परोना मार्च के माता पिता के पास जाती है और वो उन्हें वो लेटर देती है जो मार्च ने उनके लिए भेजी थी। लेटर का मकसद यह बताना था कि मार्च ठीक है, लेकिन सच्चाई छिपाना इतना आसान नहीं होता है। मार्च के माता पिता तुरंत समझ जाते हैं कि असल में क्या हुआ है। वो उनकी बेटी के लिए इतना कुछ करने के लिए उसे थैंक्स कहते हैं। इसके बाद इनमो अपनी ह्यूमन फॉर्म ले लेता है, जिसे देखकर सभी लोग और भी हैरान हो जाते हैं। इनमो परोना के पास आता है। तभी एक आदमी जो उसी गांव का है दौड़ता हुआ वहां आता है और सभी को बताता है कि उसने हयासे के लोगों को जंगल में देखा है और वो लोग गांव की तरफ आ रहे हैं। यह सुनकर परोना तुरंत इनमो को वहां से भागने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती है कि हयासे के लोग इनमो को ही पकड़ने के लिए आ रहे हैं। इनमो परोना की बात मानता है और भेड़िया में बदलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद परोना एक निगरानी करने वाले टावर पर चढ़ती है। वो वहां से देखती है कि हयासे किसी पर निशाना लगा रही है। परोना अपने धनुष और तीर उठाती है और हयासे पर तीर चला देती है। उसका तीर हयासे के हाथ में लगता है, जिससे हयासे तीर नहीं चला पाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मार्च के मरने के बाद इनमो अब मार्च का भी फिजिकल फॉर्म ले सकता है और इनमो के अंदर अब थोड़ी बहुत फीलिंग भी आ चुकी है। इनमो जंगल में भटकता रहता है। ज्यादातर समय वो भेड़िया के फिजिकल फॉर्म में रहता है और कभी कभी मार्च के फिजिकल फॉर्म में बदलकर पेड़ों से फल तोड़कर खाता है। जंगल में उसे वही बुढ़िया मिलती है जिसने मार्च को बलि के लिए चुना था। शुरुआत में वो बुढ़िया सोचती है कि वो असली मार्च है, लेकिन जल्द ही वो समझ जाती है कि यह इनमो है। हालांकि उसे यह समझ नहीं आता कि इनमो क्यों नहीं बोलता है। इसके बाद इनमो जंगल में आगे जाने लगता है। वो बुढ़िया भी इनमो के पीछे पीछे जाने लगती है और जंगल में इनमो के साथ चलने का डिसाइड करती है। इनमो और वह दोनों जंगल में भटकते रहते हैं। बुढ़िया इनमो के बिहेवियर को समझने की कोशिश करती है, खासकर यह जानने के लिए कि वो कुछ बोलता क्यों नहीं। कुछ समय बाद जब बुढ़िया को खाना और पानी की जरूरत महसूस होती है तो वह कंफ्यूज हो जाती है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो इनमो को खाने के लिए उसकी टांग को काटने की कोशिश करती है। यह देखकर इनमो पीछे हट जाता है और अपने आप को बचाने के लिए भेड़िए में बदल जाता है। हालांकि इसके बाद इनमो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और फल तोड़ के खाने लगता है। कुछ समय बाद बुढ़िया की आवाज सुनकर वह कुछ फल नीचे गिरा देता है ताकि वह खा सके। बुढ़िया फल खाने के बाद ठीक हो जाती है और फिर दोनों साथ में जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं।
कुछ दूर आगे चलने के बाद बुढ़िया को एक नक्शा दिखाई देता है। वो सोचती हैं कि ये नक्शा उनके काम आ सकती है, इसलिए वो उस नक्शे को कागज पर बनाने का फैसला करती है। इनमो को ये काफी पसंद आ जाता है, इसलिए वो बुढ़िया से पेंसिल छीन लेता है और कागज पर खुद ही नक्शा बनाने लगता है। बुढ़िया उसके इस काम से काफी चौंक जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो इनमो को लिखना सिखाएगी। वो उसे उसके दोस्तों का नाम और अपना नाम लिखना सिखाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बुढ़िया का नाम पियोरन है। पियोरन इनमो को ह्यूमन की तरह जीना सिखाने के बारे में सोचती है। आगे की जर्नी के टाइम दोनों जंगल और नेचर के बीच से गुजरते हैं। पियोरन लगातार इनमो को नई बातें सिखाती रहती है, जैसे कि शब्दों को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, चीजों के नाम और अपने इमोशंस को कैसे दिखाए। कई दिनों के बाद वो लोग एक पोर्ट पर पहुंचते हैं, जहां से वो अपनी जर्नी के लिए एक शिप लेते हैं। अब इनमो पहले से काफी बदल रहा है। वो अब बहुत सी चीजों का नाम ले सकता है और अच्छे से बोलने भी लगा है। शिप पर चढ़ने के बाद इनमो पियोरन को अपने पास्ट के बारे में बताता है। कुछ दिनों बाद वे जमीन पर उतरते हैं और अपनी जर्नी जारी रखते हैं। वो लोग पियोरन के हस्बैंड के घर जा रहे हैं, क्योंकि पियोरन को लगता है कि उसका हस्बैंड शायद इनमो के बारे में कुछ जानता हो। खैर, रात के समय वो लोग जंगल में रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। जब वो सो रहे होते हैं, एक मिस्टीरियस क्रीचर जो प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता है उन दोनों के प्रेजेंस को महसूस करता है और वो उन पर अटैक कर देता है। वो इनमो पर एक प्लांट के नुकीली जड़ से अटैक कर देता है। इनमो अपनी भेड़िया बनने की पावर का यूज करके किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद एक मिस्टीरियस आदमी जमीन से निकलता है और वो इनमो और पियोरन दोनों को मैजिक से पैरालाइज्ड कर देता है। इसके बाद वो इनमो से बात करता है और उसे बताता है कि फुशी के बॉडी में चेंज होने का उसका पावर अब उससे छीन लिया गया है। वो बताता है कि इस क्रिएचर ने ही उससे उसका पावर छीना है। फिर वो इनमो को बताता है कि उसका पावर वापस लेने के लिए इनमो को उस क्रिएचर को खत्म करना होगा। इसके बाद वो उसे पहले जैसा कर देता है। इनमो तुरंत उस क्रिएचर पर अटैक कर देता है। वो गुस्सा होकर उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम हो जाती है। वो क्रिएचर अपनी जड़ों का यूज करता है और इनमो को अपने से दूर फेंक देता है। इसके बाद वो अपनी जड़ों से इनमो को एक बार फिर हराकर उससे जोआन यानी भेड़िया बनने के पावर को भी छीन लेता है। अब इनमो ओनिगुमा का फिजिकल फॉर्म ले लेता है। फिर गुस्से में भरकर वह उस क्रीचर की ओर बढ़ता है जिसने अब भेड़िए का फॉर्म ले लिया है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में वो क्रीचर ओनिगुमा का कोर भी डिस्ट्रॉय कर देता है और इनमो का ये पावर भी चला जाता है। इससे इनमो को मजबूर होकर अपनी आखिरी बची हुई पावर यानी मार्च के फिजिकल फॉर्म में बदलना पड़ता है। वह इस फॉर्म में तेजी से भागने का फैसला करता है, जबकि वो क्रीचर अब ओनिगुमा में बदल चुका है। इनमो तेजी से पेड़ों पर चढ़ता है और चालाकी से जड़ों के खतरनाक हमलों से बचते हुए एक ऐसे जगह पर पहुंचता है जहां से वो उस क्रीचर का कोर देख सकता है। बिना देर किए वो उस क्रीचर पर कूद जाता है और अपनी हाथों का यूज करते हुए उसके शरीर से कोर को निकालने की कोशिश करता है। हालांकि वो क्रीचर हार मानने को तैयार नहीं होता। वो अपनी जड़ों से इनमो को अपने शरीर से बाहर खींच लेता है और उसे नुकीली जड़ों की ओर फेंक देता है। जड़ें इनमो को खत्म करने ही वाली होती हैं, लेकिन ठीक उसी टाइम पर इनमो कोर को पूरी तरह से बाहर खींच लेता है। इनमो कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है और उसे उसकी सभी पावर वापस मिल जाती है। इसके बाद वो फिर से फुशी के रूप में बदल जाता है। वो उस मिस्टीरियस आदमी से पूछता है कि वो कौन है। यहीं हमें पता चलता है कि इस आदमी ने ही इनमो को बनाया है। वो इनमो को बताता है कि उसका जीवन का एम इस दुनिया की सुरक्षा करना है और इसे ऐसे क्रीचर से बचाना है जैसे क्रीचर को उसने अभी अभी हराया है। हालांकि जब उसे महसूस होता है कि इनमो अभी तक इन बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाया है, तो वो उसे इन चीजों को समझने के लिए टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इनमो पियोरन से मिलता है। पियोरन कुछ समझ नहीं पाई थी कि यहाँ अभी अभी हुआ क्या। कुछ समय बाद वे दोनों अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं और आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें शिन और गुगू से मिलवाया जाता है, जो दो भाई हैं और मेहनती वर्कर हैं। गांव के शांत एरिया में दोनों भाई शिन और गुगू एक बेहतर जिंदगी बिताने का सपना देखते हैं। वे मेहनत से काम करते हैं, जहां शिन खेतों में काम करता है और गुगू सड़क पर सब्जियां बेचता है। एक लंबे और थकान भरे दिन के बाद गुगू अपने बड़े भाई शिन से मिलने उनके छोटे से कैंप में पहुंचता है। हालांकि जैसे ही वो कैंप के पास आता है, वो देखता है कि शिन कुछ लोगों के साथ है। वो लोग गुगू को देखकर तुरंत वहां से चले जाते हैं।
गुगू कैंप में जाता है। गुगू अपनी कमाई को दूसरे खर्चों के लिए बचा कर रखता है। वो देखता है उसके बचा के रखने वाले पैसे में से कुछ पैसे गायब हैं। यह देखकर वो शिन से पूछता है, क्या आपको पैसे के बारे में कुछ पता है? शिन कहता है कि उसे नहीं पता, जिसे सुनकर गुगू की टेंशन बढ़ जाती है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि यह पहली बार नहीं है जब उसके पैसे गायब हुए हैं। शिन गुगू को शांत रहने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि इस बारे में भूल जाना बेहतर होगा। इसके बाद गुगू अपने पैसे रखने वाले बॉक्स को छिपा देता है। खैर, इसके बाद वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक छोटा कुत्ता उसके सामने आ जाता है। गुगू दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए वो अपने खाने में से उस कुत्ते को भी थोड़ा देता है। अगले दिन जब गुगू मार्केट में सब्जियां बेच रहा होता है, तब वो फिर से उसी कुत्ते को देखता है। इस बार वह नोटिस करता है कि कुत्ते के गले में एक कॉलर है जिस पर उसका नाम लिखा है मिर। इससे गुगू समझ जाता है कि यह कुत्ता किसी का पालतू है। तभी गुगू की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसे वह अक्सर देखता है। वो लड़की अपने पालतू कुत्ते को ढूंढ रही होती है। गुगू उस कुत्ते को लड़की को दे देता है। लड़की काफी खुशी हो जाती है और थैंक्स कहते हुए गुगू को एक अनमोल अंगूठी देती है और कहती है, अगर तुम इसे बेच दो तो तुम्हें सब्जियां बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह घटना गुगू को डीपली अफेक्ट करती है, न केवल गिफ्ट के कारण बल्कि इस कारण भी कि गुगू लड़की को पसंद करने लगा था। वो झिझकते हुए उसका नाम पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक लड़की उससे काफी दूर जा चुकी होती है। काम खत्म होने के बाद गुगू घर लौटता है अपने भाई शिन को यह सब बताने के लिए काफी एक्साइटमेंट के साथ। लेकिन उसकी खुशी तब टूट जाती है जब वो देखता है कि उसका भाई उसके बचाए सभी पैसे लेकर चला गया है। शिन केवल एक लेटर छोड़ गया था। इस घटना के बाद गुगू अपना नॉर्मल जीवन जारी रखता है। हर दिन काम करता है और सोचता है कि उसे उस अंगूठी का क्या करना चाहिए जो लड़की ने उसे दी थी। कुछ समय बाद जब गुगू गहरी सोच में खोया हुआ था, उसने एक गाड़ी को देखा जो लकड़ियां लेकर जा रही थी। अचानक उनमें से एक बड़ा लकड़ी गाड़ी से गिरकर गुगू की ओर आने लगा, लेकिन लकड़ी गुगू के ऊपर गिरने के बजाय ऊपर से गुजर गया और जमीन पर गिर गया। गाड़ी का ड्राइवर गुगू के पास आया और गुगू से कहा कि लकड़ी पर नजर रखे और वो किसी से मदद लेने चला गया। तभी वो लकड़ी अचानक से पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगता है और गुगू देखता है कि यह उस लड़की की ओर बढ़ रहा है जिससे वो बाजार में मिला था। गुगू तुरंत उसकी ओर दौड़ता है और उसे वहां से हटने के लिए कहता है, लेकिन उस लड़की को सुनाई नहीं देती है। इसलिए गुगू उसे सुरक्षित जगह पर धकेल देता है। लड़की तो बच जाती है, लेकिन गुगू खुद को नहीं बचा पाता। वह गहरी खाई में गिर जाता है। लकड़ी उसके सिर पर गिर जाता है और उसके सिर को कुचल देता है। इसके बाद एक बूढ़ा आदमी जो अपने मिस्टीरियस और सस्पिशियस कामों के लिए जाना जाता था, उसे गुगू मिलता है। वो गुगू की जान बचा लेता है। कुछ समय बाद गुगू बूढ़े की झोपड़ी में जागता है। वो फील करता है कि उसका शरीर अब अजीब है और उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसी कारण गुगू अपना चेहरा छुपाने के लिए एक मास्क पहनने का फैसला करता है। यह बूढ़ा व्यक्ति असल में पियोरन का हस्बैंड है। प्रेजेंट में इन्मो और पियोरन अपनी 3 महीने की जर्नी के बाद वहां पहुंचते हैं। पियोरन इम्मो को बूढ़े व्यक्ति और गुगू से मिलवाती है। इसके बाद वो दोनों इम्मो की पावर देखते हैं और दोनों इम्मो की पावर से काफी इम्प्रेस होते हैं। इसके तुरंत बाद गुगू इम्मो को जगह दिखाने के लिए लेकर जाता है और उसे अपनी कहानी सुनाता है। इसके बाद गुगू उसे वहाँ के लाइफ के बारे में समझाने लगता है और उसे काम करना और अलग अलग काम को कैसे करना है सिखाता है। इसी दौरान गुगू इम्मो के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इम्मो को बहुत कम चीजों की जानकारी है। रात को सभी लोग खाने के लिए इकट्ठा होते हैं और इम्मो की अजीबोगरीब हरकतों पर बात करते हैं। कुछ समय बाद गुगू इम्मो से बात करते हुए अपने जीवन और फ्यूचर में उसे क्या करना है वो इम्मो को बताता है। वो कहता है कि उसे वो मिल गया जो वो हमेशा चाहता था, एक बड़ा घर और भरपेट भोजन। लेकिन वो यह भी कहता है कि उसका पुराना जीवन पीछे छोड़ देना और यह सोचना कि उसका फ्यूचर पहले से ही तय है उसे थोड़ा उदास करता है। हालांकि वो सोचता है कि इम्मो के साथ उसके दिन कम बोरिंग होंगे। बाद में जब दोनों बूढ़े व्यक्ति की शराब की दुकान में काम कर रहे होते हैं, गुगू ऋण को आते हुए देखता है, वही लड़की जिसे उसने लकड़ी से बचाया था। हालांकि वो उसे देखकर ब्लश करने लगता है। लड़की बताती है कि वो एक चोट के लिए कोई दवा लेने आई है जो उसे 3 महीने पहले लगा था और अब तक ठीक नहीं हुआ। यह सुनकर गुगू कहता है कि वो उसके चोट का इलाज करेगा। यह सुनकर लड़की काफी खुश हो जाती है। गुगू ऋण से बात करने की खुशी में अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पाता, लेकिन उसकी उम्मीदें बुरी तरह टूट जाती हैं। जब गुगू यह देखता है, ऋण को गुगू में नहीं बल्कि इम्मो में इंटरेस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुगू अपने कमरे में रो रहा होता है। ये देखकर बूढ़ा व्यक्ति उसे कहता है कि उसे खुद को बेहतर बनाना चाहिए। वो गुगू को एक्सरसाइज करने और खुद को ताकतवर बनाने की सलाह देता है। इसके बाद गुगू भी ताकतवर बनके ऋण को इम्प्रेस करने का डिसाइड करता है।
कुछ दिनों बाद रिन फिर वहां आती हैं और वो इम्मो और बाकी सभी के साथ वहां काम करने और उनके साथ रहने के लिए पूछती है। रिन को बूज माना नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास बहुत सारे खाली कमरे हैं और रिन बिना पैसे के काम करने के लिए तैयार है, इसलिए वो रिन को काम पर रख लेता है। रिन खुशी होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन गुगू रिन का वेलकम करता है और उसकी चोट के बारे में पूछता है। लिन जवाब देती है कि चोट को पूरी तरह ठीक होने में अभी समय लगेगा, लेकिन वह उसकी मदद के लिए उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद गुगू यह जानने की कोशिश करता है कि बूज रिन के चोट का इलाज कैसे करेगा, लेकिन इसके बजाय गुगू को यह चौंकाने वाला सच पता चलता है कि बूज ने उसके शरीर के अंदर शराब जमा करने के लिए एक कंटेनर लगा दिया है। यह जानकर गुगू डर के मारे वहां से भाग जाता है। उसे समझ आता है कि बूज ने यह सब केवल अपने पागलपन के वजह से किया है। जब रिन गुगू को भागते हुए देखती है तो रिन इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। सच्चाई का पता चलने पर रिन बूज के इस हरकत के लिए उसे काफी कुछ सुनाती है। लड़की के अद्भुत शब्द सुनने के बावजूद बूज गुगू को रोकने की कोशिश नहीं करता है। इसके बजाय वो रिन से ही गुगू को वापस लाने के लिए कहता है। हालांकि रिन इस काम को करने से साफ इनकार कर देती है। पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पार्ट 2 इसी चैनल पर जल्द ही अपलोड होगा। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।